हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स या बायो हैजार्ड्स एंड सेफगार्ड्स। ये हमारे टॉपिक का तीसरा पार्ट है। जो टॉपिक हमारा ऑलरेडी चल रहा है हैजार्ड्स इन ओटी, तो उसके दो पार्ट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। उसका ये तीसरा और फाइनल पार्ट है बायोलॉजिकल हैजार्ड और बायो हैजार्ड्स। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड की अगर हम बात करेंगे, ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जिनसे थ्रेट होता है हेल्थ को, स्टाफ जो कि ओटी के अंदर काम कर रहे हैं उनके हेल्थ को थ्रेट होता है कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस से, या पेशेंट को भी थ्रेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इन्फेक्शन या डिजीज ट्रांसमिशन एक मेजर थ्रेट होता है ओटी के अंदर। इन्फेक्शन या डिजीज ट्रांसमिशन एक मेजर थ्रेट होता है ओटी के अंदर, मेजर कंसर्न होता है ओटी के अंदर, दोनों के लिए, एक तो पेशेंट के लिए भी और हेल्थ केयर वर्कर के लिए भी। अब हर कोई ऐसा एफर्ट करना चाहिए, हर कोई ऐसा एफर्ट करना चाहिए जिससे आप हेल्थ केयर वर्कर जो होता है खुद को प्रोटेक्ट कर सकोगे और दूसरा पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करोगे। और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो होते हैं वो जरूरी होते हैं, लाइक ट्रीटिंग ऑल बॉडी फ्लूइड्स एंड मटेरियल्स एज इन्फेक्शियस। जितने भी बॉडी फ्लूइड्स या मटेरियल्स होते हैं उनको इन्फेक्शियस ट्रीट करना होता है। और एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं, उनके लिए ये अवेलेबल होना चाहिए और उनको ये लगाना चाहिए। और एम्प्लॉयज ट्रेन्ड होने चाहिए कि इनको कैसे यूज करना और कैसे लगाना है। अब अगर हम बात करें हैंड वॉशिंग की, सिंपल हैंड वॉशिंग से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव नहीं हो सकते, तो एंटीसेप्टिक हैंड वॉशेस जरूरी होता है, वो रिकमेंडेड होता है। इन्फेक्शियस वेस्ट जो होता है, अगर हम बात करेंगे इन्फेक्शियस वेस्ट की, इन्फेक्शियस वेस्ट ओटी में होता है जिससे मेजर थ्रेट होता है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहीं से भी हेल्थ केयर वर्कर की बॉडी में, अगर कहीं पे कट है या नीडल स्टिक इंजरी होगी या पंक्चर वुंड था कहीं पे, तो वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या स्किन में कहीं पे कट है तो वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो सकती है, उनके लिए पोर्टल एंट्री बन जाती है जिससे बाद में इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। अब ये जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, लाइक ब्लड प्रोडक्ट्स, पैथोलॉजिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट या दूसरे कंटामिनेटेड शार्प्स होते हैं। ये कंटामिनेटेड शार्प्स अगर कोई लाइक स्पंजेस है, ड्रेप्स है, गाउन्स है, ग्लव्स है जो कि ब्लड के साथ, कंटामिनेटेड ब्लड के साथ टच किए, उन आइटम्स को प्रॉपरली हैंडल करना है, उनको प्रॉपरली केयरफुली हैंडल करना और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने हैं। अब इस वेस्ट को, इन्फेक्शियस वेस्ट को जो कि कंटामिनेटेड वेस्ट होगा, इसको जनरल वेस्ट से अलग करना है, जनरल वेस्ट से अलग करना है। और इस इन्फेक्शियस वेस्ट को जब आप हैंडल करोगे लीक प्रूफ कंटेनर्स में, लीक प्रूफ बैग्स में उसको रखना चाहिए, ठीक है, जो कि स्ट्रांग होने चाहिए। और इन बैग्स को प्रॉपरली क्लोज करना चाहिए और लेबल्ड होने चाहिए या कलर कोडेड होने चाहिए। या तो उनको आप लेबल करोगे कि ये बैग जो है इसमें इन्फेक्शियस वेस्ट है, या ये कलर कोडेड होने चाहिए। अब नीडल्स या शार्प्स जो होते हैं कि जो कि कंटामिनेटेड हो सकते हैं, उनको एक पंक्चर प्रूफ, पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर में रखना चाहिए। अब अगर आपको लग रहा है कि ये जो कंटेमिनेटेड कंटेनर है उसका जो बाहरी हिस्सा है वो कंटेमिनेटेड है, तो डबल बैगिंग यूज करनी चाहिए, डबल कंटेनर, उसके ऊपर और एक कंटेनर लगाना चाहिए सेफ हैंडलिंग के लिए। क्योंकि जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे डिस्पोजेबल एरिया तक, तो उसके लिए सेफ हैंडलिंग के लिए हम ट्रांसपोर्ट करते समय जो पर्सन इसको ट्रांसपोर्ट करेगा उसको भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, उसको भी थ्रेट है ये, तो उसके लिए डबल कंटेनर यूज करना चाहिए। अगर हम बायो हैजर्ड्स की बात करेंगे, पेशेंट जो होता है वो पोटेंशियल सोर्स होता है इन्फेक्शन का। ओटी के अंदर पेशेंट जो होता है वो पोटेंशियल सोर्स होता है इन्फेक्शन का। अब जब भी आप पेशेंट के साथ टच करोगे या पेशेंट पे कोई प्रोसीजर करोगे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स मस्ट होते हैं। और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जब भी आप लगाओगे, हैंड वॉशिंग उसके बाद मस्ट होती है। अगर आप कांटेक्ट करोगे पेशेंट के साथ या ग्लव रिमूव करोगे, उसके बाद हैंड वॉशिंग जो होती है मस्ट होती है। पर्सन जो होता है जो कि पेशेंट के साथ
टच कर रहे हैं वो मेन रिस्क में होते हैं, उनको ज्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का। अब जब भी आप कोई प्रोसीजर करोगे इसके दौरान ब्लड के साथ भी कांटेक्ट हो सकता है, पेशेंट के टिश्यूज के साथ, ऑर्गन्स के साथ या दूसरे बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, खुद की प्रोटेक्शन मस्ट होते जिससे आप सेफ रहोगे, और इक्विपमेंट जो आप यूज करोगे उनको प्रॉपरली हैंडल करना होता है ताकि खुद को इंजरी ना हो जाए। लाइक अगर हम बात करेंगे पंक्चर्स या नीडल सिटिंग इंजरी की, पंक्चर्स या नीडल सिटिंग इंजरी जो होती है, नीडल से इंजरी हो सकती है, कट हो सकता है, या जो बॉडी फ्लूइड्स पेशेंट में बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड होता है, ये आंखों के अंदर जा सकता है अगर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हमने प्रॉपरली नहीं लगाए या म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ टच करेगा। अब ये अगर ये कॉन्टेमिनेटेड होगा, कॉन्टेमिनेटेड ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स, ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं पे नीडल स्टिक इंजरी हो गई, आपने पेशेंट पे नीडल यूज की, उसके बाद आपको खुद को प्रिक लगी, या पेशेंट का बॉडी फ्लूइड आपकी आंखों में चला गया या म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ टच किया, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को हेपेटाइटिस भी हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, ठीक है, या दूसरे ब्लड बॉर्न पैथोजेन्स ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर स्किन में कहीं पे ब्रेक है, स्किन में कहीं पे कट है या म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ टच किया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को, किसी हेल्थ केयर वर्कर को ड्यूरिंग प्रोसीजर नीडल सिटिक इंजरी होगी या एक्सपोजर हो गया बॉडी फ्लूइड्स के साथ, ब्लड के साथ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप जो है, ये एक्टिविटी उसको स्टॉप करनी होती है। अगर वो कोई प्रोसीजर कर रहा है उसको स्टॉप करना है, पीछे हटना है, कॉन्टेमिनेशन पॉइंट जो होता है उससे पीछे हटना है, ग्लव जो होता है वो रिमूव करना है, और जहां पे नीडल स्टिक इंजरी हो गई उसको क्या करना होता है, उसको स्क्यूज करना होता है, दबाना होता है, ब्लड बाहर निकलना चाहिए, वहां से ब्लड आना चाहिए। जहां पे नीडल प्रिक लग गई तो ग्लव रिमूव करना है, तो उसको प्रेस करना, उस एरिया को प्रेस करना है, स्क्यूज करना है, ताकि ब्लड जो है वो बाहर आ जाएगा। अब अगर ये आंखों में चला गया तो आंखों को कूल वाटर जो होता है उससे वॉश करना चाहिए। और पंक्चर साइट जो होती है, जहां पे पंक्चर हो गया, जहां पे नीडल स्टिक इंजरी होगी, उसको क्लीन करना होता है। अल्कोहल से आप वॉश कर सकते हो, उसको आयोडीन से वॉश कर सकते हो। ये स्क्यूज करते रहना है, उसको प्रेस करके स्क्यूज करके रखना है जब तक ना कोगुलेशन हो जाएगी। और ये इंसिडेंट जो होता है अपने सुपरवाइजर को या हॉस्पिटल फैसिलिटी जो होती है, आपकी हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी होती है, उनको रिपोर्ट करना होता है। अब उसके बाद ब्लड जो होता है, ब्लड दोनों से हम निकालते हैं। जिस पेशेंट पे हमने ये नीडल यूज की थी उसका भी ब्लड सैंपल लेना है, और पेशेंट को खुद का ब्लड सैंपल भी लेना है, ताकि उसमें क्या हम करते हैं, कंफर्म करते हैं ब्लड सैंपलिंग के बाद हम उसको, ताकि जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्लियर रहने चाहिए। बेस लाइन ब्लड सैंपल जो हम दोनों पेशेंट से भी लेते हैं और इंजर्ड पर्सन जो होता है उससे भी ले सकते हैं, ताकि हमें ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज उसका रिस्क पता चले कि पेशेंट, एक तो उस टाइम जब आप पेशेंट से ब्लड निकालोगे उसको भी इन्फॉर्म करना होता है, और ब्लड दोनों से निकालने के बाद इनको हम स्क्रीनिंग करते हैं, ब्लड को स्क्रीन करते हैं, ताकि इससे पता चलेगा हमको कि कोई डिजीज मत थी पेशेंट में जो कि ट्रांसफर हो सकती है। अब इसको जिसपे इंजरी लग गई, इंजर्ड पर्सन जो है जिसपे नीडल स्टिक इंजरी होगी, तो उसको भी ट्रांसमिट हो सकती है। अब उसके बाद क्या करना होता है, बीच बीच में कुछ मंथ्स तक सैंपल लेते रहना होता है। सैंपल दोनों से हम लेते हैं ताकि रिजल्ट जो होते हैं वो क्लियर रहेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल HIV पॉजिटिव होगा या हेपेटाइटिस B पॉजिटिव होगा तो वो ट्रांसमिट हो सकता है इस नीडल स्टिक इंजरी के थ्रू पेशेंट से हेल्थ केयर वर्कर तक ट्रांसमिट हो सकता है। अब तो पंक्चर्स या नीडल स्टिक इंजरी ये भी एक मेजर बायोलॉजिकल हैजर्ड है OT के अंदर। अब अगर किसी पर्सन को नीडल स्टिक इंजरी होगी तो उसको इमीडिएटली क्या करना होता है, कंटेमिनेशन एरिया से बाहर जाना होता है, पीछे हटना होता है, और एक्टिविटी स्टॉप करनी होती है, ग्लव रिमूव करना होता है, स्किन को वहां पे प्रेस करना होता है जहां पे नीडल स्टिक इंजरी या कट लग गया और ब्लड बाहर आना चाहिए। या ये बॉडी फ्लूइड्स, कंटेमिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड आंखों में भी चला जा सकता है, तो आंखों को वॉश करना होता है कंटिन्यूअसली। अल्कोहल से आप इस पंक्चर साइट को वॉश कर सकते हो, और रिपोर्ट करना होता है हॉस्पिटल फैसिलिटी जो होती है, इंचार्ज जो होता है हॉस्पिटल
फैसिलिटी उनको रिपोर्ट करना होता है कि ऐसा हो गया। और बेस लाइन ब्लड जो होता है दोनों से हम निकालते हैं, पेशेंट से भी और इंजर्ड पर्सन से भी, ताकि हम डिटरमाइन करेंगे रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज की डिजीज ट्रांसमिट मत हो जाएगी। अब उसके बाद पीरियडिकल ब्लड सैंपल्स हम लेते हैं मंथ्स तक, ताकि हम रिजल्ट जो होते हैं वो क्लियर रहेंगे, वो हम मेक श्योर रिजल्ट्स रिमेन क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे दूसरा जो बायोलॉजिकल हैजर्ड है, दैट इज सर्जिकल प्लूम। सर्जिकल प्लूम जिसको हम कहते हैं सर्जिकल स्मोक भी, ये जनरेट होता है जब हम थर्मल डिस्ट्रक्शन करते हैं टिश्यूज की। लाइक हम इलेक्ट्रोकॉटरी यूज करते हैं, लेजर यूज करते हैं, तो उससे स्मोक जो होता है सर्जिकल स्मोक जनरेट होता है। अब ये जो स्मोक होता है ये इसमें ब्लड बॉर्न पैथोजेंस भी हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना, एक तो ओटी के अंदर एयर एक्सचेंजेस मिनिमम 20 एयर एक्सचेंज होने चाहिए, जिसमें फ्रेश 4 होने चाहिए, या एयर फिल्टर्स ओटी के अंदर होने चाहिए। और जब भी हम यूज करेंगे ये यूज करेंगे लाइक लेजर या इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट यूज करेंगे, तो उसके लिए एक स्मोक इवैक्यूएटर होना चाहिए जो कि सर्जिकल साइट के साथ रहना चाहिए। जहां पे आप यूज करोगे तो वहीं पे रहना चाहिए, ये स्मोक को साथ साथ बाहर भी निकालेगा। अब नेक्स्ट थ्रेट जो होता है बायोलॉजिकल हैजर्ड जो होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हैजर्ड्स। रिप्रोडक्टिव हैजर्ड्स में अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होता है लाइक इथिलीन ऑक्साइड होता है, या अगर हम ज्यादा एक्सपोजर में रहेंगे, ज्यादा देर तक रेडिएशन एक्सपोजर में रहेंगे, या वेस्ट एनेस्थेटिक गैसेस जो होते हैं, उससे क्या होता है अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल फीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं जो प्रेग्नेंट होंगे, तो उनमें ज्यादा स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, या कॉन्जेनिटल फीटल डिफेक्ट्स फीटल एनॉमली हो सकती है। बच्चा जो होगा तो उसमें कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हो सकता है, या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकती है। तो प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज उनको क्या करना चाहिए, प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं ज्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रह सकते, थक सकते हैं, उनको बीच में ब्रेक लगनी चाहिए और ज्यादा देर तक एक्सपोजर में, रेडिएशन एक्सपोजर में नहीं रहना चाहिए। और ये भी हॉस्पिटल में एक फैसिलिटी ऐसी भी होनी चाहिए, अगर एम्प्लॉय कोई प्रेग्नेंट है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है स्टाफ, तो उसको शिफ्ट करना चाहिए, जो हैजार्डस एरिया होगा उससे शिफ्ट करना चाहिए दूसरे एरिया में जो कि उसके लिए सेफ होगा, नेक्स्ट हैजार्ड जो है दैट इज लेटेक्स एलर्जी। लेटेक्स आइटम्स हम यूज करते हैं, हम ग्लव्स यूज करते हैं, सर्जिकल ग्लव्स, कैथेटर्स, ड्रेन्स यूज करते हैं ओटी के अंदर, ट्यूबिंग्स या एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, ब्रीदिंग बैग, सिरिंज, प्लंजर्स। तो इनमें नेचुरल रबर लेटेक्स होता है, नेचुरल रबर लेटेक्स होता है, जिससे एलर्जी हो सकती है, जिससे रिएक्शंस हो सकती है। तो दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है, दो टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स होती है, एक होती है लोकल और दूसरी होती है सिस्टमिक। अगर हम लोकल रिएक्शंस की बात करेंगे, ये बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा सीवियर भी नहीं होती, लेस सीवियर होती है। और इससे क्या हो सकता है, जब ये लेटेक्स कांटेक्ट में आ जाएगा स्किन के साथ, तो स्किन रैशेस होता है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, जो कि ज्यादा देर तक नहीं रहती, विद इन 24 आवर्स ये खत्म हो जाता है। अब अगर पेशेंट की यही लेटेक्स पेशेंट के म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ टच किया, सिरोसा के साथ टच किया, पेरिटोनियम के साथ टच किया, तो उस टाइम सिस्टमिक रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं, जो कि ज्यादा सीवियर होते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, जिससे इवन डेथ भी हो सकती है, एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है। तो ये चीज प्रिवेंट करने के लिए हमें पहले ही असेस करना होता है कि पेशेंट को किस चीज से लेटेक्स एलर्जी मत है, तो वो चीज पहले ही कंफर्म करना चाहिए। तो उसके लिए लेटेक्स, उस पेशेंट पे अगर ये लेटेक्स एलर्जी है पेशेंट को, तो उसमें लेटेक्स आइटम्स जो होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। तो ये था बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जिनसे हेल्थ केयर वर्कर या पेशेंट को थ्रेट होता है ओटी के अंदर। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स बहुत सारे होते हैं ओटी के अंदर इन्फेक्शन और डिजीज ट्रांसमिशन एक मेजर कंसर्न होता है दोनों हेल्थ केयर वर्कर के लिए और पेशेंट के लिए भी। इन्फेक्शियस वेस्ट जो होता है लाइक ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, पैथोलॉजिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, इनको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, केयरफुली हैंडल करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए।
और जब भी आप हैंडल करोगे इन आइटम्स को सेग्रीगेट करना चाहिए जनरल वेस्ट से, और इन आइटम्स को इन्फेक्शियस वेस्ट जो होता है इसको लीक प्रूफ कंटेनर्स या बैग्स में रखना चाहिए, और शार्प्स नीडल्स जो होते हैं उनको पंक्चर या पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स जो होते हैं उनमें रखना चाहिए। बायो हैजार्ड्स की अगर हम बात करेंगे, पेशेंट जो होता है वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है ओटी के अंदर। ओटी के अंदर ईटिंग या ड्रिंकिंग ये अवॉइड करना चाहिए, अलाउ नहीं होना चाहिए। अब अगर हम किसी पर्सन को नीडल स्टिक इंजरी होगी या पंक्चर इंजरी होगी तो या ये बॉडी फ्लूइड्स पेशेंट की आईज में चला गया या म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये चीज इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हेपेटाइटिस भी ट्रांसमिट हो सकता है, HIV ट्रांसमिट हो सकता है, या दूसरे ब्लड बॉर्न पैथोजन जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये स्किन के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर स्किन में कहीं पे ब्रेक है, स्किन में कहीं पे कट है, तो वहां से भी कट ट्रांसमिट हो सकते हैं, या म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ टच किया तो उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। अब अगर किसी पर्सन को नीडल स्टिक इंजरी होगी या एक्सपोजर हो गया बॉडी फ्लूइड्स के साथ, तो उसे क्या करना चाहिए? ये एक्टिविटी जो ये काम कर रहा है, अभी प्रोसीजर कर रहा है, उसको स्टॉप करना है। कंटेमिनेशन एरिया जो होता है, कंटेमिनेशन पॉइंट जो होता है उससे दूर हटना है, ग्लव रिमूव करना है। जहां पे नीडल स्टिक इंजरी होगी तो वहां पे स्क्यूज करना है, दबाना है उस साइड को ताकि ब्लड बाहर आ जाए, और इस साइड को क्लीन करना। अब अगर आंखों के अंदर ये ब्लड या कंटेमिनेटेड फ्लूइड चला गया, आंखों को कूल वाटर से वॉश करना होता है। और जो पंक्चर साइट होते हैं, नीडल स्टिक इंजरी जो होती जहां पे होगी उसको अल्कोहल या आयोडीन प्रिपरेशन से क्लीन करना होता है, फ्लश करना होता है, और कंटिन्यूसली इसको दबा के रखना है जब तक न कोagulation हो जाएगी। और ये इंसिडेंट रिपोर्ट करना होता है हॉस्पिटल फैसिलिटी में। साथ साथ बेसलाइन ब्लड जो होता है सैंपल हम लेते हैं पेशेंट से भी और इंजर्ड पर्सन से भी, ताकि हम रिस्क जो होता है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का वो डिटरमाइन करेंगे, वो कंफर्म करेंगे। और बीच बीच में बाद में अगर पेशेंट पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, तो बीच बीच में सैंपल्स लेने होते हैं ताकि रिजल्ट जो है वो हम कंफर्म करेंगे, ये क्लियर रहने चाहिए। दूसरा जो हैजर्ड होता है सर्जिकल फ्लूम, सर्जिकल स्मोक जो कि जनरेट होता है, इलेक्ट्रोकॉटरी हम यूज करते हैं जब हम डिस्ट्रक्ट करते हैं टिश्यूज को या बोन्स को, तो ये टॉक्सिक हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है? स्मोक इवैक्यूएटर होना चाहिए जो कि साथ होना चाहिए। लेजर जब भी हम यूज करेंगे या इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट यूज करेंगे ताकि जो भी स्मोक वहां पे जनरेट हो जाएगा उसको सक आउट करेगा, बाहर निकालेगा। अब रिप्रोडक्टिव हैजर्ड्स होते हैं ओटी के अंदर, जिसमें मेजर थ्रेट होता है प्रेग्नेंट लेडीज को। अगर ज्यादा एक्सपोजर हो गया, रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा हो गया, या वेस्ट एनेस्थेटिक गैसेस होते हैं, इथिलीन ऑक्साइड होता है, तो उससे थ्रेट होता है प्रेग्नेंट लेडीज को, जिससे क्या हो सकता है उनमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकती है या कॉन्जेनिटल फीटल एनोमली हो सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए उनको क्या करना होता है? रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा नहीं देना होता है, और इन्फेक्शस ये जो हैजर्ड्स एरिया होता है उससे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ट्रांसफर करना चाहिए दूसरे एरिया में जो कि उनके लिए सेफ होगा। लेटेक्स एलर्जी मेजर दूसरा एक थ्रेट होता है, बायोलॉजिकल हैजर्ड होता है, जिसमें हम लेटेक्स आइटम्स जो होते हैं, नेचुरल रबर लेटेक्स यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स, कैथेटर्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। तो ये आइटम्स, इनसे क्या हो सकता है? लोकल या सिस्टमिक रिएक्शंस हो सकती है। लोकल रिएक्शन ज्यादा सीवियर नहीं होती है, तो ये अगर कांटेक्ट में आ गया लेटेक्स तो उससे स्किन रैशेस, इचिंग हो सकती है, ये विद इन 24 आवर्स खुद ही खत्म हो जाती है। लेकिन सीवियर सिस्टमिक रिएक्शन तब होती है जब ये लेटेक्स म्यूकस मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम या सीरोसा के साथ टच में आ गया ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, उससे सीवियर रिएक्शंस होती है, जैसे कि एनाफिलैक्टिक शॉक, इवन डेथ भी हो सकती है। तो लेटेक्स एलर्जी जिन पेशेंट्स में होगी तो वो पहले ही कंफर्म करना होता है ताकि हम बाद में ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैजर्ड्स इन ओटी, हमने डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।